डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जो बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल प्रसून, उनका रुख करने से पहले संजय शर्मा, अरे पाकिस्तान की एंट्री तो आप लोगों ने करवाई, आप खेलिए ना उस पिच पर, काहे चिंता करते हैं? संजय जी, संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। निखिल प्रसून, पाकिस्तान जितवा देगा आपको चुनाव? देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। जो लोकतंत्र का जो महायुद्ध है उसकी दुदुम्भी बज चुकी है और कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने है। हमारे साथ इस बार नारायण भी है और नारायणी सेना भी है। हमें पाकिस्तान इत्यादि के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी ने तो ले लिया ना, बंगाल की सरकार आपको आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने तो लिया, एकदम ताजा लिया है, इसीलिए तो मैं डिबेट कर रही हूँ। जी हाँ, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को अपने सरकारी कार्यक्रमों का आधार बनाया है माननीय ममता बनर्जी ने, जिस तरह इमामों को भत्ता देना, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी के जुलूसों को रोकना। अभी आपने कहा पाकिस्तान की एंट्री की जरूरत नहीं है, अभी आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। 4 पाकिस्तान बना देंगे। प्रसून साहब डिसाइड कीजिए ना। पाकिस्तान की एंट्री उन्होंने की 4 पाकिस्तान बनाने की धमकी दे करके। उनके एक नेता ने कहा कि हम लोग यहाँ 4 पाकिस्तान बना देंगे कुछ दिनों पहले, और एक मिनी पाकिस्तान का तो उनका जो एक मंत्री है उन्होंने 4 वर्ष पहले ही कहा 4 पाकिस्तान बनाएंगे आप। ये एक विडंबना ही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज से बाज नहीं आती है। और जहां तक शुभेंदु अधिकारी के इस ताजा वक्तव्य की बात है, शुभेंदु अधिकारी जी कुछ दिनों पहले तक प्रदेश भाजपा नेताओं के इस टाइप के जो कमेंट आते थे उनका खंडन करते थे, उनकी निंदा करते थे। लेकिन आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं तो इस तरह की बातें करना उनका फर्ज हो गया है। अरे शर्मा जी, मेरा सवाल तो सुनिए ना। मैं आपको ले जा रही हूँ जापान, आपको जाना है चीन। अरे शुभेंदु अधिकारी नहीं, मैं ये कह रही हूँ शेख आलम को 4 पाकिस्तान बनाने क्यों थे? एंट्री किसने करवाई? पाकिस्तान पर कोई नहीं बात कर रहा था। आप ही के शेख आलम चाह रहे थे कि हम 30 है, इन 70 का क्या होगा, हमें एकजुट हो जाना चाहिए। शेख आलम हमारी पार्टी का कोई न तो जिला स्तर का नेता है, न कोई शहर स्तर का नेता है। और शेख आलम ने जो बात कही है, हमने हाथों हाथ हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वो हमारी पार्टी के किसी पद पर नहीं है, कोई दायित्वपूर्ण जगह पर नहीं है। तो कार्रवाई क्या की है? क्या एफआईआर दर्ज करवाई आपने? नहीं, एफआईआर वगैरह सब चुनाव आयोग को दर्ज करवानी चाहिए। और हम लोगों ने अपने हिसाब से उस बात की कड़ी निंदा की है। और ऐसे व्यक्ति का हमारी पार्टी में निंदा की है आपने? कहाँ की? किसने की कड़ी निंदा? हमारी पार्टी में सभी ने, हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और वो हमारा एक जिला स्तर या शहर स्तर का नेता भी नहीं है। और जिस जगह उसने ये बात कही है वो जगह हमारी पार्टी की कोई। सर तो मुझे बताइए ना, कार्रवाई क्या की है? अभी तो आप निबंध पढ़ रहे हैं, मैं कार्रवाई पूछ रही हूँ, कार्रवाई बताइए। नहीं, बात ये है कि हमने, वो हमारा पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, ना छोटा स्तर का नेता है। अरे सर, छोटे नेताओं पर तो आप कार्रवाई कर नहीं पाते हैं, बड़े नेताओं की आप यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं मुझे ये बताइए, उस छुटभैये नेता पर आपने कार्रवाई क्या की? भाई, छुटभैया नेता हमारे इस लायक नहीं है कि हम उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, बड़े बड़े बयान जरूर दे देंगे वो छुटभैये नेता, बड़े बड़े बयान देंगे, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों? ऐसे बयानों को हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। हम ऐसे किसी भी प्रकार के बयानों के सख्त खिलाफ होते हैं और ये हमने कह दिया। हमारी पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति, जो लोग भारत के संविधान के प्रति जो श्रद्धाशील नहीं होंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो है हाथ, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र दिखे। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बेहतर पार्टी कोई ना है, ऐसा आप शब्दों के लिहाज से साबित कर ले, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। शेख आलम अपना सीना चौड़ा किए इधर से उधर घूम रहे होंगे टीएमसी का नाम लेकर, आप लोगों ने उनकी जुबान तो चुप नहीं करवाई। और शुभेंदु अधिकारी के लिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एंट्री इन्होंने क्यों करवा दी? रतन शारदा, पाकिस्तान की एंट्री एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए, प्रवक्ता जी रुक जाइए, टीएमसी रुक जाइए। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। रतन शारदा जी,
देखिए रूपिका जी, ये कटु सत्य है कि बंगाल के अंदर अनधिकृत इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इश्यू सालों से है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, 1992 में कलकत्ता के अंदर बांग्लादेशी मुहाजिर संघ इस नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना परमिशन के एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसपे कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। 2010 में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी मुसलमान जो अनधिकृत आए हुए हैं उनकी बड़ी समस्या, वो इलेक्शन हार गए। 2016 में फरहाद हाकिम टीएमसी के बड़े नेता, उन्होंने डॉन पाकिस्तानी पेपर को कहा कि आप घबराइए मत, मेरा इलाका मिनी पाकिस्तान है। तो मिनी पाकिस्तान और इस प्रकार का इनका व्यवहार ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं तुष्टीकरण की नीति पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल हमें पता है किस प्रकार से मुअज्जिन को तनख्वाह देने से शुरुआत हुई और किस प्रकार के ममता जी ने कहा एक भी बांग्लादेशी कलकत्ता से बाहर नहीं जाएगा, एक भी बांग्लादेशी बंगाल से बाहर नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं सीए के अगेंस्ट हूँ, मैं एनआरसी के अगेंस्ट हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि डीएम को अधिकार मिले कि किसे नागरिकता का दर्जा दिया जा सकता है। तो बंगाल की इस प्रकार की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, हम केवल भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के नारों के साथ में गायब नहीं कर सकते। जब सत्ता वहां पर लोग इतना डरते हैं बात कहने को कि इलेक्शन हारने का डर होता है, तो माइनॉरिटी वोट के सामने हिंदुओं को नकारना, ये लगातार बंगाल की कई सालों की राजनीति रही है। हाँ। उसका अंत होना चाहिए। और मुझे संजय शर्मा इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले दो और मेहमान मेरे हैं। वारिस पठान, मैं चाहती हूँ एक ओपनिंग रिमार्क, क्या सोच रहे हैं आप ये तुष्टीकरण की राजनीति पर? 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आगे का ऐलान आप करने वाले हैं। देखिए रूबिका जी, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये टीएमसी, कांग्रेस और ये भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और मेरी बात सत्य होती आ रही है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है यहाँ पर। अब पाकिस्तान अगर होता नहीं तो शायद चुनाव होते ही नहीं। हर चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेना ज़रूरी है। कभी अमित शाह ने कह दिया अगर यहाँ चुनाव का होगा तो बम फटाके पाकिस्तान के अंदर फूटेंगे। अरे छोड़ो, हमारे देश की बात करो, चुनाव हमारे देश में। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ना ममता दीदी के पास ना बीजेपी के पास लोगों के सवाल है जो लोग उनसे पूछ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे। पेट्रोल, गैस, डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। आपने जो जुमले कहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वो तो अब तक मिला नहीं है। 15 लाख रुपया आएगा मोदी जी ने कहा, वो तो अब तक आया नहीं है। उसकी जगह पे तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। अब लोगों के पास, इनके पास लोगों को देने के लिए जवाब नहीं है। रूबिका जी, वारिस पठान साहब, एक बड़ी खबर आ गई है। पूर्वी मिदनापुर के मोइना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं अशोक डिंडा। हमला हुआ है उन पर। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। डिंडा को पीठ पर चोट लगी है। आरोप ये लग रहा है कि 50 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने अशोक डिंडा की गाड़ी को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर जमकर पथराव किया है। ये जो तस्वीर अब से कुछ सेकंड पहले आप देख रहे थे, ये देखिए दोबारा आपकी स्क्रीन पर है। ये उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो, जिसको चारों तरफ से आरोप लग रहा है कि 50 के करीब टीएमसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अशोक डिंडा को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनकी पीठ पर चोट आई है। ये तो रोज की बात हो गई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।